बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10 हमने मुकम्मल कर लिया है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ, जो कि है साउंड के बारे में। और साउंड जो है वो भी एक वेव फॉर्म ही है। जिस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 10 में जो लास्ट टॉपिक था रिपल टैंक, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि वेव्स उस वक्त ही प्रोड्यूस होती हैं जब हम मीडियम को वाइब्रेट करते हैं। मुख्तसर ये कि किसी भी बॉडी के वाइब्रेट करने की वजह से ही वेव्स पैदा होती हैं। तो इसी तरीके से अगर हम साउंड वेव्स की बात करते हैं तो साउंड भी उस वक्त ही प्रोड्यूस होती है जब कोई मीडियम या कोई पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। अगर हम अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ आवाज़ें सुनते हैं तो वो असल में हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वाइब्रेशन की वजह से हमारे कानों के अंदर उनका एहसास पाया जाता है। हम मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल देकर इस बात को क्लियर करेंगे कि वाकई ऐसा ही है कि साउंड उस सूरत में ही पैदा होती है जब कोई बॉडी वाइब्रेट करेगा। सबसे पहली एग्ज़ाम्पल, अगर हम इस गिटार की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अगर हम इस गिटार को देखें, इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें, तो यहाँ पर इसकी स्ट्रिंग्स बनी हुई होती है मुख्तलिफ़ किस्म की। तो जब अगर हमने इसमें से साउंड प्रोड्यूस करनी है तो हम इसकी स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं। आप देखेंगे कि साउंड उस वक्त ही प्रोड्यूस होगी जब इसकी स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही होंगी। अगर आप अपने हाथ के साथ इसको टच करके फील करें तो आपको महसूस होगा कि वाकई इसकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो वाइब्रेट कर रही हैं और इनकी वाइब्रेशन जो है हवा के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करते हुए, साउंड बनाते हुए हमारे कान तक पहुंचती हैं। इसी तरीके से अगर हम इंसानी जो जिस्म है उसकी मिसाल देख सकते हैं कि हमारे गले में अंदर एक वॉइस बॉक्स मौजूद होता है और उसके अंदर मौजूद होते हैं वोकल कॉर्ड्स। अब वोकल कॉर्ड यानी कि हमारी आवाज़ भी जब हम खुद बोलते हैं तो उस वक्त भी हमारे वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। हमारे वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ हम प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा हमारे जो बाकी ऑर्गेनिज़म्स हैं, जैसा कि हार्ट बीट हो गई, ये हार्ट बीट इसकी भी आवाज़ हमें उस वक्त महसूस होती है जब ये वाइब्रेट करते हैं। और इसी तरीके से हमारे लंग्स वगैरह हो गए, इनकी भी साउंड होती है, ये भी वाइब्रेट करते हैं। इस वजह से हम इनकी साउंड सुन सकते हैं। इसके अलावा हम एक स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। जो डॉक्टर्स लोग होते हैं हार्ट बीट को सुनने के लिए या कोई बीमार शख्स हो उसकी कैफियत को महसूस करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं स्टेथोस्कोप का। अगर हम ज़रा स्टेथोस्कोप को देख लें कि स्टेथोस्कोप की कंस्ट्रक्शन किस तरह की होती है। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं कि एक डॉक्टर जो है एक बच्ची का चेकअप कर रही है। तो अगर हम सबसे पहले इस स्टेथोस्कोप की कंस्ट्रक्शन देखें, मैं इसके दो हिस्से बना लेता हूँ। एक हिस्सा होता है चेस्ट पीस जो कमर के साथ या चेस्ट पर लगाया जाता है और दूसरा हिस्सा जो होता है वो कानों के साथ लगाया जाता है। और इसके अलावा ये खाली पैप होते हैं जिसके अंदर हवा भरी हुई होती है। तो ये जो चेस्ट पीस वाला हिस्सा होता है तो हम इसको नाम देते हैं डायाफ्राम का। ये आमतौर पर प्लास्टिक डिस्क का बना हुआ होता है। तो जब भी हम इसको चेस्ट के साथ या कमर के साथ लगाते हैं तो इसकी वाइब्रेशन जो होती है वो डायाफ्राम में पहुंचती है और डायाफ्राम से होते हुए ये जो पाइप होते हैं इसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ज़रिए से वो कानों तक पहुंचती है। यानी कि इस तरीके से हमने इससे भी समझा कि वाकई ऐसा ही है कि स्टेथोस्कोप से हम जो साउंड सुनते हैं वो डायाफ्राम की वाइब्रेशन की वजह से ही होता है। और इसी तरीके से और भी बेशुमार मिसालें हैं। आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, ये जो साउंड स्पीकर होते हैं आप उसकी जगह पर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े रख दें। जब म्यूज़िक प्ले करते हैं तो वो कागज़ के टुकड़े या पार्टिकल या रेत के ज़रात वो भी साथ साथ वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इवन के आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर के साथ हाथ लगाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इसकी वाइब्रेशन ही महसूस होगी। अच्छा जी, अब आते हैं इसकी एक्टिविटीज़ की जानिब। ये तो हमने सारी जनरल एग्जांपल पढ़ी हैं। अब लेबॉर्ट्री के अंदर इसको चेक करते हैं कि साउंड उस सूरत में ही प्रोड्यूस होगी जब कोई बॉडी वाइब्रेट करता है।
तो इस मकसद के लिए हम लेबॉर्ट्री में एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसको ट्यूनिंग फोर्क का नाम दिया जाता है। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा गुलेल की शक्ल का, और इसकी मुख्तलिफ़ प्रोंग्स होती हैं, या आप इसको कह सकते हैं इसकी शाखें होती हैं। जब भी हम इसको किसी भी बॉडी के साथ बीट करते हैं तो ये वाइब्रेट करने लग जाता है। अब हमने इसमें से साउंड प्रोड्यूस करनी है। तो कहते हैं कि जब आप इसको रबर हैमर के साथ बीट करते हैं तो इसकी प्रोंग्स जो हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं। आप इसको कान के साथ लगा के सुन भी सकते हैं कि अब इस ट्यूनिंग फोर्क में से साउंड आ रही है, हल्की सी है लेकिन इसमें से साउंड आ रही होगी, क्योंकि आपने इसको बीट किया। इसके बीट करने की वजह से इसके अंदर वाइब्रेशन हो गई, और वाइब्रेशन की वजह से क्या आ रही है, इसमें से साउंड आ रही है। ये तो थी एक पहली एक्टिविटी। अब आते हैं इसकी दूसरी एक्टिविटी की जानिब। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी एक, कि आपने एक धागे के साथ एक बॉल को अटैच किया हुआ है, लटकाया हुआ है ये सामने। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि ट्यूनिंग फोर्क को किसी भी चीज़ के साथ बीट करके इस बॉल के करीब लेकर आना है। हालांकि ये बॉल जो है वो रेस्ट में है। जैसे ही आपने वाइब्रेट करता हुआ ट्यूनिंग फोर्क इसके करीब लेकर आएंगे तो ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेशन की वजह से ये अपनी जगह से हट जाएगी। यानी कि यहाँ तक ये जो हमने डाटा लाइन से शो किया हुआ है, ये शो कर रहा है कि ये अपनी जगह को छोड़ दिया है। मतलब इससे दो बातें क्लियर हुई हैं। एक तो हमें ये महसूस हुआ है कि ये जो ट्यूनिंग फोर्क है वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन की वजह से ही इसने अपनी जगह को छोड़ा। दूसरी, जैसे ही हम इसके साथ टकराते हैं तो ये थोड़ी सी साउंड भी प्रोड्यूस करता है। तो इन दो एक्टिविटीज़ से हमने समझा कि वाकई ऐसा ही है कि साउंड उस सूरत में प्रोड्यूस होती है जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करता है। किसी जिस्म की वाइब्रेशन की वजह से, किसी जिस्म की बैक एंड फोर्थ मोशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव की एक टाइप भी बन सकती है। आई होप आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।